हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये संडे का ब्लॉग है। संडे को ही अश्विन के नवरात्रों की शुरुआत हुई और उसी दिन ही था मेरा बर्थडे। तो इस ब्लॉग में मैंने शेयर करा है कि कैसे मैंने घट स्थापना करी है, महामाई की पूजा अर्चना करी है, कैसे उनका स्वागत करा है और अपने बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करा है। घर पर क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि नवरात्रों की शुरुआत हो गई थी तो बाहर से तो कुछ भी लेकर नहीं आना था और ना ही कहीं बाहर सेलिब्रेट करने गए थे। और घर पर ही मैंने बनाई था वनीला केक और आटा दाल की कचौड़ियाँ और बनाए थे आटा और सूजी के लड्डू। तो ब्लॉग की शुरुआत तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सैटरडे नाइट की कुछ क्लिप्स से, क्योंकि मुझे करना है महामाई का आगमन, नवरात्रों के लिए घट स्थापना, जौ बीजने हैं। तो इसके लिए एक दिन पहले ही सारी तैयारी करनी शुरू कर देती हूँ। तो ये सैटरडे नाइट का ये वीडियो क्लिप है। तो इसमें यहाँ पर मैं मिट्टी को अच्छे से स्ट्रेन कर रही हूँ और यहाँ पर सिस्टर मंदिर को अच्छे से साफ़ कर रही हैं और यहाँ पर पूरा अच्छे से सेट कर रही है, पूरा सजा रही हैं। और तो मिट्टी को अच्छे से साफ़ करके रख लेती हूँ। कई सारी चीज़ें जैसे कि जो भी मुझे पूजा में लगनी होती हैं वो सारी तैयारी रात को ही हम लोग करके रख लेते हैं, ताकि सुबह उठकर फिर किसी तरह की कोई परेशानी न रहे और अच्छे से माता रानी का पूजा अर्चना किया जा सके। जैसे कि मैं अष्टजल बनाती हूँ, वरुण देवता को आवाहन करने के लिए जो घट स्थापना करती हूँ ना, तो उस के नीचे मैं अष्टदल को बिछाती हूँ। अष्टदल को बनाने के लिए चावलों का इस्तेमाल करती हूँ। ज़्यादातर तो मैं सफ़ेद चावलों का ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जब से क्राफ्टिंग करनी शुरू करी है ना, मुझे कलर से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। तो यहाँ पर भी मैं फूड कलर से ही राइस को रंग रही हूँ। तो ये ना 2 डब्बियाँ मैं लेकर आई थी लड्डू बनाने के लिए और जलेबी बनाने के लिए। येलो कलर लड्डू बनाने के लिए और ये ऑरेंज कलर है जलेबी बनाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो जलेबी बनाई थी ना मैंने तो बिना कलर की बनाई थी। तो यहाँ पर थोड़े से राइस को यहाँ पर रंग लूँगी फूड कलर के साथ ही। तो थोड़ा थोड़ा राइस दोनों लिफाफों में अलग अलग डाल दिया और अच्छे से इसको शेक कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा पानी, क्योंकि जब तक पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी ना तो ये कलर चावलों पर नहीं चढ़ेगा। तो हल्का हल्का इसको अच्छे से इसको शेक कर लूँगी तो सारा ही कलर ये चावलों पे चढ़ जाएगा। अष्टदल मेरा और अच्छे से बन के निखर के आ जाएगा। वैसे तो सफ़ेद चावलों को ही बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे अगर रंग लूँगी और फूड कलर है तो बाद में इनका आसानी से इस्तेमाल हो जाएगा, किसी तरह का कोई भी खाने में नुकसान नहीं होगा। अच्छे से धुल लूँगी और मीठे चावलों का बनाकर इसका प्रयोग कर लूँगी। तो ये 2 तरह के चावलों को रंग कर मैंने रख लिया। जो थोड़ा सा पानी ऐड करा था, थोड़ा बहुत जो गीले भी हैं, तो इसको यहीं पर बड़ी सारी थाल में ऐसे खोल के रख दूँगी किसी ऊपर जगह पर, ताकि रात भर इनका जो मॉइस्चर है ख़त्म हो जाए। तो ये सारी तैयारी मतलब कि एक रात पहले की है, सारी रात की तैयारी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो ये सारा कुछ मैंने साइड में रख दिया है। जो भी माता रानी की पूजा अर्चना में जो भी सुपारी, लौंग, इलायची, माता का श्रृंगार, ये सारा सामान ही इकट्ठा कर लेती हूँ, मतलब कि अलग अलग रख लेती हूँ। तो मैंने बताया ना मुझे कलर से बहुत ज़्यादा अब लगाव हो गया है। तो यहाँ पर मैं घट को और जो ज्वारे बीजने वाला जो पात्र है ना उसको भी रंग लिया। पहले तो वो जो गैसो का मंगाया हुआ था प्राइमर वाइट कलर वाला, उससे इसको अच्छे से पेंट कर दिया था। जब वो सूख गया तो यहाँ पर इसको येलो कलर की कोटिंग दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ना स्पंज का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ब्रश से क्या होता है कि कलर बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये स्पॉन्ज से ना तो इसको हल्का टैप टैप करके इस पर मैंने लगा दिया। तो ये दोनों ही पात्र मेरे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अब बन के सूख गए थे तो मैंने इनको साइड में रख दिया था। तो ये कुछ तैयारी मैंने पहले ही बताया है कि जो भी अगर आप त्यौहार को अच्छे से मनाना चाहते हो तो प्लानिंग के साथ उसको करें। तो ये वीडियो क्लिप है सुबह की। तो सुबह एक्चुअली मैंने तैयारी रात को इसलिए भी करी थी क्योंकि नेक्स्ट डे था संडे, तो मेरे बच्चों का था मैच, तो उन्होंने अर्ली मॉर्निंग वहाँ से जाना था। तो इसलिए उठ के सुबह नहा तो ली, लेकिन मैंने पूजा अर्चना नहीं करी थी। घट स्थापना मैंने बाद में करी है। सबसे पहले उनके लिए नाश्ता बनाया, उनका लंच पैक करा, उनको भेजने के बाद ही यहाँ पर हम लोग यहाँ
पूजा अर्चना के लिए बैठ गए हैं। तो सबसे पहले जिस पात्र में मैंने जौ बीजने हैं उसको सजा रही हूँ स्वास्तिक से। तो जितने यहाँ पर 3 स्वास्तिक मैंने बना दिए थे और इस पर मैं ना हमेशा ही मौली, हम लोग तो मौली बोलते हैं, तो बांधती हूँ, लेकिन इसकी जो शेप थी ना घट पर आई नहीं है। अदरवाइज़ मैं हमेशा ही चंदन और सिंदूर से इसको अच्छे से टीका लगा देती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी मिट्टी ऐड कर दी जो मैंने रात को छान कर रखी हुई थी, और इसमें मैंने मिला दिए जौ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी, इसको थोड़ा सा छिड़काव कर दूंगी, ज़्यादा नहीं पानी डालूंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी दे दिया ना ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो जौ अच्छे से उगेंगे नहीं। फिर उसके बाद पतली सी लेयर मिट्टी की और लगा दी, फिर उंगलियों से इसको अच्छे से फिर मिक्स कर दिया। तो ऐसे हर बारी मैं अपने ज्वारे बीजती हूँ तो बहुत अच्छे से उग जाते हैं। तो ये मैंने कागज़ पर ही ना अपना चंदन का टीका अच्छे से घोल लिया था। ये साफ़ ही कागज़ है, क्योंकि जो मैंने जो छोटी सी मेरी डिबिया लगाई हुई ना उस पर अच्छे से मुझसे हो नहीं रहा था, क्योंकि डिबिया बहुत छोटी थी। ये मेरे पास हैं 2 लकड़ी के पटरे, तो जिन पर ही हमेशा मैं चौकी सजाती हूँ। यहाँ पर माता रानी को तो नहीं सजाऊँगी, सिर्फ घट स्थापना करूँगी और जौ के पात्र को ही लगाऊँगी। तो हमेशा ही जो कलश स्थापना करती हूँ उसके लिए मैं लेती हूँ 7 पल्लव वाले आम के पत्ते, और यहाँ पर थोड़ा सा चावल, लौंग, हरी इलायची, 1 चांदी का सिक्का और हल्दी की गांठ, थोड़े से पुष्प, और फिर उसमें पानी डाल देती हूँ। और जो आम के पत्ते हैं इनको भी चंदन का टीका और यहाँ पर लाल चंदन वाला, ये दोनों तरह के टीके हैं। जब वृंदावन गए थे तो हमने दोनों कलर के टीके खरीद लिए थे, तो मेरे पास ये डिब्बियाँ हैं। तो ये मैंने छोटी सी एक कोस्टर टाइप लगाई हुई हैं, इसमें दोनों टीके अच्छे से लग जाते हैं। कभी भी पूजा अर्चना करनी हो तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद ले लिया नारियल, ये पानी वाला नारियल है। इसको पहले चुनरी से अच्छे से लपेट दिया, उसके बाद 7 बार मोली से इसको घुमा दिया और इसको रख दूँगी घट पर। पहले बनाऊँगी अष्टदल। अष्टदल बनाने के बाद ही फिर कलश की स्थापना करूँगी। ये वही वाले राइस है जो मैंने रात को ही कलर कर लिए थे, ऑरेंज और येलो कलर। सबसे पहले ऑरेंज कलर वाले चावलों को अच्छे से बिछा दूँगी, फिर उसके बाद अष्टदल बनाऊँगी। ज़्यादा तो मैं विधि विधान पूजा पाठ का जानती नहीं हूँ, लेकिन अब तक जितना मैंने पूजा पाठ को देखा है, सुना है, समझा है, पढ़ा है इसके बारे में, तो सारी ही पूजा में अष्टदल का बहुत ज़्यादा महत्व है। घर में बरकत आती है, अन्नपूर्णा महामाई प्रसन्न होती हैं, उनका घर में वास रहता है। तो मेरी कोशिश होती है कि हर पूजा में कोई ना कोई अष्टदल बनाऊं, या तो फिर चावल से बनाऊं या फिर आटे से बनाऊं। लेकिन नवरात्रों में महामाई के आगमन के लिए चावल से ही मैं अष्टदल को बनाती हूँ। तो एक अष्टदल यहाँ पर बनाऊंगी और एक अष्टदल बनाऊंगी जहाँ पर मैं अखंड जोत जगाऊंगी, घी का दीपक जगाऊंगी महामाई के आगे, तो वहाँ पर ये अष्टदल भी जरूर बनाऊंगी। तो इस अष्टदल पर कलश की स्थापना कर दी है। अब बनाऊंगी माता रानी के लिए अखंड ज्योत का दीपक जगाने के लिए। जिस पात्र में मैं दीपक रखूंगी वहाँ पर भी ऐसे ही अष्टदल बना लूँगी। ये तो ये पात्र ना छोटा होने के कारण मुझसे अच्छे से अष्टदल बन नहीं पाया था। तो इसमें मैं अब रख दूंगी अखंड ज्योत का दीपक। देसी घी का ही हमेशा इस्तेमाल करती हूँ माता रानी की अखंड ज्योत के लिए, और इसको फूलों से सुशोभित कर दिया। और मेरे पास ना माँ दुर्गा जी की मूर्ति नहीं है, तो उनकी छवि है। छवि को सजाने के लिए 2 चुनरी ले आई थी, चुनरी से उनको सजा दिया था। और जितनी भी मेरे पास और छोटी हुई छवि हैं तो उनको भी ऐसे ही चुनरी से सजा दिया था। श्रृंगार के लिए मेहंदी, चूड़ी, बिंदी सजाया था, और प्रसाद के लिए मेवे और फल का ही भोग लगा दिया था। तो ऐसे ही अपनी बुद्धि के साथ ही मैं पूजा अर्चना करती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, जितनी मुझे पूजा करनी आती है, जितनी मेरी समर्था है, जितनी शक्ति है, उसी हिसाब से कर रहती हूँ। तो उसके बाद फिर माँ दुर्गा चालीसा का पाठ किया, भजन गाया, और इस प्रकार हमने नवरात्रों में महामाई का आगमन करा। क्योंकि बच्चों का मैच था तो बच्चे और मेरे हस्बैंड ये सब लोग सुबह ही माथा टेक कर मैच के लिए चले गए थे। तो अभी हम पूजा करने के लिए, मैं हूँ, अद्विका है, सिस्टर हैं और अनिकेत है, हम चारों ने ही पूजा अर्चना करी, पाठ किया और भजन गाया था।
तो आज है जी मेरा बर्थडे और है नवरात्रों की शुरुआत। तो बाहर से तो कुछ भी नहीं लेकर आना, ना ही हम लोगों ने बाहर कुछ खाने जाना है, और सेलिब्रेशन बिना खाने पीने की तो होती नहीं है। तो ये कुछ चीज़ों की तैयारी ना मैंने सुबह ही जब मैं खाना बना रही थी तो साथ साथ ही जैसे ही गैस चूल्हा खाली हो रहा था ना तो तैयारी कर रही थी। तो ये वाला जो मिक्सचर आप देख रहे हो ना, ये आटा दाल की कचौड़ियाँ बनाऊंगी। तो ये मसालों के बारे में बताऊंगी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, कौन से मसाले मैंने भून के ठंडे कर लिए थे और यहाँ पर दरदरा पाउडर बना लिया है। इसको रख दूंगी साइड में। और ये दाल भी सुबह ही मैंने भिगो के रखी थी। 1 कटोरी ये मूंग धुली दाल है। इसको 1 कटोरी दाल को अच्छे से धुल करके डबल पानी डालकर इसको भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पर इसको स्ट्रेन कर लूँगी, क्योंकि जब इसका मिक्सचर तैयार करूँगी ये भी दरदरा वाला ही तैयार करूँगी पेस्ट, और पानी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि अगर पानी ऐड कर दूँगी तो वो कचौड़ियों वाला टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। पाउडर तो मैंने वो साइड में बना के रख लिया था, और इसी वाले जार में ही फिर मैंने दरदरा पीस के इसको दाल को भी रख लिया था। और ये जो मैंने बनाया ना, ये बना रही हूँ आटा और सूजी के लड्डू। आटा और सूजी को अलग अलग देसी घी में अच्छे से भून लिया था। उसके बाद इसमें जितना आटा और सूजी की क्वांटिटी थी ना, मतलब मैंने यहाँ पर आटा लिया था 2 कप आटा लिया था और आधा कप सूजी ली थी, और उतना ही मैंने लिया था खोआ। घर का खोआ बनाया हुआ था, 1 रात पहले ही बना लिया था खोआ, क्योंकि खोआ बनाने का जो काम होता है ना वो ज़्यादातर मैं खाना बनाते बनाते ही कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें ये होता है कि स्पैचुला चलाना होता है और ये खोआ बहुत ही अच्छे से बन जाता है। और इसमें मिलाया था मैंने पिसी हुई चीनी और ड्राई फ्रूट्स। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया था, और यहाँ पर ये लड्डू बन के हो गए थे तैयार। क्योंकि मैंने बताया था कि कुछ ना कुछ स्वीट डिश मुझे बना के रखना ही होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही बना के रख देती हूँ। तो आज तो वैसे ही भी सब लोग पार्टी मांग रहे थे, तो मैंने कहा था घर की चीज़ें ही बना के सबको इसी की ही पार्टी दूंगी, ना तो हम लोग बाहर खाने जाएंगे ना ही कुछ बाहर से आएगा। तो ये लड्डू मेरे तैयार हो गए थे। इसके अलावा बच्चे कह रहे थे कि बिना केक के तो बर्थडे होता नहीं है, तो केक तो बनाना ही था। तो लेकिन केक बनाऊँगी, लेकिन अभी मुझे जो बैटर तैयार करना है ये करना है दाल की कचौड़ियों का डो लगाने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने लिया था 3 कप आटा। जो कचौड़ियाँ बनाते हैं सब लोग वो ज़्यादातर बनाते हैं मैदे की, लेकिन मैंने हेल्दी कचौड़ियाँ बनानी है, फूली कचौड़ियाँ भी बनेंगी। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी ले रही हूँ आटे के डो की, 3 कप आटा और लिए मैंने 1/3 कप सूजी। सूजी से क्या होता है, जो डो जो भी चीज़ का तैयार करते हैं ना उससे खस्तापन आ जाता है, उससे कुरकुरी बन जाती, क्रिस्पी बन जाती हैं। और यहाँ पर मैंने लिया 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, थोड़ी सी अजवाइन हाथों से क्रश कर ली थी और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। अब इसका अच्छे से लगाऊंगी मोइन। ये मैंने पहले इसको गूँथ के क्यों रखा था, मैंने सोचा कि केक बाद में बनाती हूँ, क्योंकि सूजी ऐड करी है ना, सूजी और आटा 15 मिनट इसको रेस्ट भी देनी है, तभी ये ना अच्छे से फूल जाएगा और ये डो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर ये सख्त रहेगा आटा और अच्छे से गुथा नहीं रहेगा ना, तो कचौड़ी में जो भी मसाला भरूंगी ना वो सारा बाहर आ जाएगा। अगर आटे का डो मतलब ये डो अच्छे से तैयार हो ना, तो कभी भी कचौड़ियाँ फेल नहीं होती हैं, कभी उनका मसाला बाहर नहीं आता है, तो वो क्रिस्पी बनती हैं, खस्ता बनती हैं। तो मैंने अच्छे से मसल के रख लिया था। अब इसको गीले कपड़े से ऐसे ही कवर करके साइड में रख दूंगी और करने लगी हूँ यहाँ पर वनीला केक की तैयारी। तो मैंने लिया था 1 कप मैदा। अच्छा, अब आप कहोगे कि हेल्दी चीज़ें बनाने लगी हूँ, तो मैंने ना इसको आटे से भी बनाया था, लेकिन उतना ये फ्लफ़ी नहीं बना था। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा चलो इसको वनीला केक के जो टेस्ट को बरकरार रखने के लिए इसको ऐसे ही बनाती हूँ। तो 1 कप मैदा लिया था और आधा कप ली थी मैंने पिसी हुई चीनी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसको फाइन पाउडर बना लिया था और आधा कप ही ऐड किया था मिल्क पाउडर। और इसमें मिलाया था मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, जिसके बिना तो केक बनते ही नहीं अच्छे। और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। जब भी केक बनाना होता है तो इन चीज़ों के बिना केक अच्छा नहीं बनता, तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करना ही पड़ता है। क्वांटिटी बिल्कुल ही थोड़ी रखनी होती है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो गई या कम होगी तो या तो फूलेगा नहीं या फिर ये बिल्कुल इसका टेस्ट बेकार हो जाएगा। और जब तक केक में खट्टापन ना डालो, चाहे वो दही से ना डालो या फिर नींबू से डालो, जैसे भी डालो, तब तक ये केक फ्लफ़ी नहीं बनते। तो यहाँ पर अभी यूज़ करने लगी 1 टीस्पून नींबू का रस। और उसके बाद क्योंकि वनीला केक है तो इसके फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून वनीला इसेंस और चॉकलेट इसेंस। बस ये 2 इसेंस ही मेरे पास हैं, इन्हीं का इस्तेमाल कर रही हूँ।
ये 2-3 तरह के केक ही बना के अभी देखे थे, बहुत अच्छे बन गए थे और ज़्यादा इसमें सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब इस सारे जो मिक्सचर को ना अच्छे से मिक्स करूँगी दूध के साथ। दूध इतना ऐड करूँगी ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना तो बहुत ज़्यादा थिक रहे और ना ही बहुत ज़्यादा रनी रहे। बैटर बिल्कुल ही एकदम ना ऐसा होना चाहिए कि जो केक है फ्लफ़ी बने और ना ही कच्चा रहे, क्योंकि अगर इसकी जो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी भी गीली रह गई ना, थोड़ा सा वाटरी हो गया, तो केक क्या होता है किनारों से जल जाता है और बीच से कच्चा रह जाता है। तो थोड़ा थोड़ा दूध ही इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मेरा मेजरिंग कप है। अगर इसकी क्वांटिटी की बात करूँ तो ये मेरे पास 3/4 कप मैंने इसमें ऐड किया था। तो सारा कुछ मिक्स कर लिया था। अभी इसको कर दूंगी साइड में। बस मैदा ऐड करा है और इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू और पिस्ता। इनको क्रश कर लिया था, इसको मिक्स कर लिया। तो इस बैटर को रख दूंगी 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। जितनी देर ये बैटर रेस्ट करेगा ना तो इसकी बेकिंग की तैयारी कर लेती हूँ। लेकिन जो यहाँ सारी गंदगी फैल गई है ना, उसको भी समेटी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथ साथ चीज़ें साफ़ हो जाती हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल भी मैसी नहीं लगता है। ये बजाय इसके कि पहले सारा अच्छे से काम कर लो, फिर पूरा अच्छे से ना खलेरा डाल दो, फिर इकट्ठा करो, तो वो ज़्यादा मुश्किल लगता है काम। तो 10 मिनट की रेस्ट के बाद तो इस बैटर को मैं डाल रही हूँ इस कंटेनर में, बेकिंग ट्रे में। तो इसमें मैंने बटर पेपर थोड़ा सा ऑयलिंग करके लगा दिया था ऊपर से, फिर इसको गार्निश कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो 10 मिनट इसने रेस्ट करा। उतनी 10 मिनट के लिए ना इसको जिस बर्तन में भी बेक करना होता है, मैं आज कुकर में कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ना कढ़ाई में करा था तो वो उसकी नोब थोड़ी सी बैटर में लग गई थी, केक की शेप थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो उतनी देर तक ही ना इसको प्री हीट कर लिया था नमक के साथ। जो खाने वाला नमक है ये मैंने अलग से साइड में रखा हुआ था। तो अब इसको लगा दूंगी 30 मिनट्स के रिमाइंडर पर, 30 to 35 मिनट। 10 मिनट प्री हीट करना है और उसके बाद फिर इसको 35 मिनट्स तक पूरा लिड बंद कर दूंगी। बीच में बिल्कुल भी ढक्कन नहीं खोलूँगी, क्योंकि अगर बीच में ढक्कन खोल लिया ना तो केक में क्या होता है, जो सिंक कर जाता है, प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें एयर पास हो जाती है। तो इसको बिल्कुल ही बंद करके रखूँगी। तो यहाँ पर कर रही हूँ कचौड़ियों के मसाले की तैयारी। अब मसाले की बात करूँ तो मैंने वहाँ भून के रखा हुआ था 3 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च, 5 से 7 लाल मिर्चें और थोड़ी सी हींग। वो सारा कुछ ही मैंने अच्छे से भून लिया था। उसको दरदरा पाउडर बना लिया था। यहाँ मैंने तेल ऐड करा। तेल ऐड करने के बाद जितना वो मसाला था बल्कि पिसा हुआ वो सारा ऐड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इसको दाल को अच्छे से पका लिया था। बस दाल क्योंकि पिसी हुई थी ना, इसको 2-3 बार फेंटूंगी ना, फिर अच्छे से ये दाल पक जाएगी। उसके बाद 3-4 चम्मच बेसन, क्योंकि बेसन से बाइंडिंग हो जाती है, नमक और हल्दी। और यहाँ पर जो दिखा रही हूँ ना, ये 1/4 टीस्पून मेज़रमेंट वाला ये टीस्पून है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करा है, वो थोड़ा सा मतलब 1/4 टीस्पून का हाफ, 1/8 टीस्पून, क्योंकि मैं आटे की कचौड़ियाँ बना रही हूँ तो ये मसाला उसमें ऐड करूँगी आटे की लोइयों में, तो ये फूली बनकर आएंगी। आप भी बना के देखिएगा। इससे पहले भी मैंने बनाई थी तो बहुत ही अच्छी कचौड़ियाँ बनी थी, क्योंकि उससे पहले बनाई थी मैदे की, तो मैंने सोचा कि मैदा की नहीं अब बनाऊँगी ऐसे ही। तो ये मेरा जी केक 30 मिनट्स के बाद मैंने ये लिड ओपन करी तो केक बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया था। तो इसको अभी मैं खोलूँगी नहीं, मतलब इसको निकालूँगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसका जो शेप है बिगड़ जाएगी। जब ठंडा हो जाएगा ना तभी इसको कंटेनर से बाहर निकालूँगी। तब उसमें अच्छा उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा गर्मा गर्म ही लोइयाँ बना ली थी। लोइयाँ इसलिए बनाती हूँ, मतलब कि इसकी गोलियाँ इसलिए बनाती हूँ ताकि जब इसमें भरूंगी ना तो मेरे हाथों में ना वो सारा मसाला ना लग जाए। जिसमें भरना है उसी में ही, लोइयों में ही इसकी जो गोली रखी जाए। तो इसलिए मैंने इन लोइयाँ मतलब गोलियां बना के रख ली थी। पर उसके बाद फिर हाथों से ही इसकी लोइयां बनाऊंगी। छोटी छोटी नींबू के साइज़ का आटा लिया था मैंने और उसमें फिर ये गोलियां भर के रख ली थी और किनारे किनारे से हाथों से इसको हल्का हल्का दबाती गई और ये कचौड़ी बन के तैयार होगी। एंड में क्या करूँगी, बीच में एक फिंगर से इसको दबा दूँगी। अगर बीच में नहीं दबाऊँगी ना तो ये यहाँ से फूलेगी नहीं। बस यही ट्रिक अपनानी है तो कचौड़ियाँ हमेशा ही फूल के तैयार होती हैं। तो ये मैंने कुछ भर ली थी। किनारों से पतला रखना है और बीच में एक उंगली से दबा देना है। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल ही लो रखना है। अगर तेल का टेम्परेचर हाई रखूँगी तो ये ना पूरियों की तरह ना
फूल जाएंगी। तो क्योंकि हमने इसको खस्ता बनाना है, बस टेम्परेचर बिल्कुल लो रखना है। इसमें डालूंगी, बिल्कुल इसको पलटूंगी नहीं जब तक ये खुद ही ना फूल जाए, एक लेयर खुद ही ना फूल जाए तब तक इसको नहीं पलटूंगी। बस ऊपर से चम्मच से ही इस पर गरम तेल डालती जाऊंगी ताकि ऊपर वाली जो लेयर भी अच्छे से पक जाए और अच्छे से ये फूल जाए। जब नीचे वाली लेयर ऊपर से पूरे अच्छे से पक जाए और ये फूल जाए तभी इसको पलटूंगी। तो ये कचौड़ियाँ ऐसे तैयार हो जाती हैं। तो ये एक बैच मेरा कचौड़ियों का तैयार हो गया था, इसको बाहर निकाल लूँगी। अब दूसरी बार जब कचौड़ियाँ डालूँगी ना, तब इसको थोड़ा सा कढ़ाई के तेल ठंडा कर लूँगी। ठंडा कर लूँगी मतलब कि इसमें ऐड नहीं करूँगी, गैस को थोड़ा देर बंद कर दूँगी क्योंकि टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। जब दूसरा बैच डालूँगी थोड़ा सा तेल ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही इसमें ऐड करूँगी, नहीं तो ये खस्तापन है ना कचौड़ियों का बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे सारी मैंने कचौड़ियाँ तैयार कर ली थी। तो उसके बाद फिर शाम को पूजा अर्चना करी। फिर रात को जी जो लोग जानते हैं वृंदावन के चित्र विचित्र महाराज जी हमारे शहर आए हुए थे, तो सोचा कि सौभाग्य मिला है उनके कीर्तन भजन सुनने का। तो मैं रात को गई थी कीर्तन भजन में शामिल होने के लिए। बहुत अच्छा लगा, मन को सुकून मिला। तो ऐसे जी मैंने महामाई का आगमन करा और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा। आप बताइएगा कि ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।